गुड मॉर्निंग। आ गए सभी? कोई बचा है? हेलो। कहाँ तक हो गया था अपना? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस यस सर। सर। हाँ तो बताइए ना, कहाँ तक हो गया था? सर HTML आप बता रहे थे ना। कुछ पूछना है किसी को? बताओ, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, मेटा कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? उसका यूज क्या है? सौम्य। आयुष, आप बताओ। आयुष, आप बताओ ना। हाँ सर। देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अपने पास अपन ये चेक करेंगे कि वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म में बनी है। वो अपन ने चेक किया। कैसे चेक करना है? सिंपल सा, कि आपके पास कोई भी वेबसाइट आती है तो सबसे पहले आप उसको कंट्रोल यू करोगे। ओके, जैसे हमने किया इसको व्यू पेज सोर्स या कंट्रोल यू। उसके बाद क्या करना था? हमें कंट्रोल F करना था और फाइंड करना था सबसे पहले वर्डप्रेस के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए फाइंड किया। अब देखिए, ये वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बनी है। एंड सेकंड, कि अगर इनकेस वर्डप्रेस में बनी होती तो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट देख लेते हैं। देखिए, व्यू पेज सोर्स, देन कंट्रोल F। अब ये वेबसाइट देखिए वर्डप्रेस फाइंड कर रही है अपने, मतलब वर्डप्रेस नाम के उसमें पैरामीटर्स बने हुए हैं। दैट मीन्स कि ये वर्डप्रेस में बनी है। तो वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट अगर आपको पता लग जाता है कि वर्डप्रेस में बनी है, तो आपको क्या करना होता है? उसके अंदर लास्ट में होम पेज के बाद स्लैश लगा के WP सेपरेटर एडमिन ये लिखना होता है। उसके बाद एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद जो भी उसका यूजर ID पासवर्ड है वो यहाँ पे अपने को देना होता है। ओके, अब ये किस में चलेगा? CMS में। मैंने आपको बताया था दो तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं हम, एक तो कोर कोडिंग कर सकते हैं और एक CMS कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का होता है कि कोर कोडिंग में आपकी पूरी वेबसाइट कोडिंग में बनती है या डेवलपर बनाते हैं उसको। और CMS जो होती है वो एक ऑटो कंटेंट सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे आप जो भी फ्रंट एंड पे लिखोगे, कोडिंग अपने आप उसकी बनेगी, जिसमें वर्डप्रेस आ गया, ब्लॉगर, जूमला, मजेंटो, ये सब मैंने आपको बताया था। ओके, तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये चीज क्लियर की थी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास वेबसाइट हमेशा CMS में ही आए। अगर कोडिंग में आती है, जो
कोर में बनी हुई है, तो उन वेबसाइट्स को हमें कोडिंग में जाके काम करना होता है। काम हमारा नॉन टेक्निकल रहेगा, बस हमें थोड़ा-सा कोडिंग का ओवरव्यू होना चाहिए कि भाई उसमें क्या-क्या पार्ट होते हैं, कैसे पार्ट होते हैं, ओके। तो वो देखते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल का एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लो। आप एचटीएमएल का ओवरव्यू रखोगे तो आप यहाँ पे कोड को समझ पाओगे कि भाई अपने को किस सेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। जैसे अब इतना सारा कोड है, अपने को कुछ फाइंड करना हो उसमें से, तो अपने को एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एचटीएमएल। तो एचटीएमएल में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा कि इसमें आपके एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज होती है। ये प्री डिफाइंड मतलब कि ये लैंग्वेज पूरी की पूरी पहले से ही बनी हुई है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने आप चलती है। ओके, तो ऑटो डिफाइंड कोड होते हैं इसके अंदर जिस पे आपको वर्क करना होता है। और तीसरा इसमें क्या होगा, 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज टैग एंड सेकंड एट्रीब्यूट। टैग वो होता है जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है, और एट्रीब्यूट वो होते हैं जो उस टास्क को कमांड देता है, और एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो उस टास्क को कंप्लीट करते हैं या उस टास्क को करते हैं। ठीक है, अब इसका एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिखा जाता है एचटीएमएल को। तो हर लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें कोड एडिटर लगता है। आप लोग एचटीएमएल को नोट पैड में लिख सकते हैं, आपकी जो जो विंडो मोबाइल सिस्टम यूज कर रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे इसको। देखो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपका एक लेआउट होता है वेबसाइट का। मैंने कुछ सेक्शन भी आपको बताए थे। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, बीच का जो होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और लास्ट का जो होता है उसको फुटर बोलते हैं। ओके, तो पहला जो पार्ट होता है आपकी किसी भी वेबसाइट के अंदर वो होता है एचटीएमएल। देखिए कुछ इस तरीके से, और जैसे स्टार्ट होता है उसको एंड भी करना पड़ता है। ये एक लूप हमें एंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एचटीएमएल हमने स्टार्ट किया और एचटीएमएल हमने एंड किया। ये हर वेबसाइट में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो मैंने बताया भी था आपको, ये देखिए एचटीएमएल से स्टार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं एचटीएमएल पे जाके ये खत्म हो रहा होगा। तो ये रटना है आपको, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस याद रखना है अपने को। देखो एचटीएमएल पे जाके एंड हो गया। उसके बाद एक होता है हेड सेक्शन, जो आपको हर वेबसाइट के अंदर मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज में बनी हो वो वेबसाइट। देखिए, और एक होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी, तो अब आपका ये 3 आपको मिलने ही मिलने हैं। ये 3 टैग तो आपको हर वेबसाइट में मिलने ही मिलने हैं, और इसमें आप इसी में ही आपका वर्क होगा। देखिए हेड स्टार्ट हो रहा है, हेड कहीं ना कहीं एंड हो रहा होगा इसका। बॉडी स्टार्ट हो रही होगी, बॉडी कहीं ना कहीं एंड हो रही होगी इसकी। अब मुझे देखना है बॉडी कहाँ है, तो देखो मैंने फाइंड करके देख लिया। तो जैसे हेड एंड हो रहा है उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो ये इस तरीके से अब आपका जो वर्क है वो या तो हेड में होगा या बॉडी में होगा। तो हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्लैश लग जाता है, मतलब एंड पॉइंट होता है उसका, यहाँ से एंड हो रहा है। तो हेड की जो भी एक्टिविटीज है वो आप इन दोनों के बीच में लिखोगे। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो आप इन दोनों के बीच में लिखोगे, इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में। अब हेड में हमें क्या हमारा वर्क रहेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं हेड में, लेकिन हमें वही समझना है जो हमारा वर्क है, जो हमें करना पड़ेगा आगे चल के। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे किसी वेबसाइट में जाके हमारा जो मैक्सिमम वर्क होता है वो क्या होता है, वो चीज़ भी आप क्लियर करो। कि अगर कोई हमें किसी कीवर्ड से सर्च करता है, जैसे कि ये वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट गोवा में होटल्स वगैरह या टूरिस्ट वगैरह के हिसाब से बनी हुई है। तो अब ये चाह रहा है कि जैसे कोई सर्च करे होटल्स इन गोवा, तो उसका वेबसाइट गूगल पे आए। तो अब उसको क्या, हमारा जो वर्क होता है वो ये होता है कि हमें ये जो कीवर्ड है, ये जो आप सर्च करते हैं या आपके कस्टमर सर्च करते हैं, गूगल क्या करता है, इन कीवर्ड्स को अपने डेटाबेस में से सर्च करता है। तो जो कीवर्ड यहाँ दिए हुए हैं वही कीवर्ड हमारे वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, कहाँ लगाना है उस पर भी हम बात करेंगे अभी। ओके, तो ये ही वो सेक्शन है जहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे इसमें लगाए हुए हैं, देखिए ट्रेवल कंपनी गोवा, एनी ट्रेवल सॉल्यूशन, या यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये ये सब
कीवर्ड्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहला आपको टाइटल लगाना होता है। देखो मैंने क्या फॉर्मेट भी दिया है आप लोगों को पूरा, तो ये फॉर्मेट आप लोग यूज करें, ये आपका फर्क रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, जब भी कोई वेबसाइट आ जाए बस आपको ये कॉपी पेस्ट करना है। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे वेरिफिकेशन कोड ऑफ वेरियस सर्च इंजन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आगे चल के हम ट्रैकिंग करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, वेबसाइट पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि यहाँ पे आप गूगल पे आ रहे हो तो कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया। तो इन सब का इंसाइट्स हमें पता लगाना है। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि आपको रिपोर्ट देनी है? क्योंकि आपसे वो ओनर से वेरीफाई करवाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पे आगे चल के आप बस ये ध्यान रखें, जितने भी टाइप के कोडिंग या ट्रैकिंग कोड की बात होगी वो आप हमेशा हेड सेक्शन में लगाएंगे। इसके बाद मैंने आपको टाइटल बताया था। टाइटल कौन सा पार्ट होता है? जब हम कुछ भी सर्च करते हैं इस सेक्शन में जो दिखता है उसको हम टाइटल बोलते हैं। देखिए जैसे इसने लिखा हुआ है यहाँ पे 5 स्टार होटल्स इन गोवा बुक फ्रॉम बेस्ट 43 होटल्स, तो ये इसका टाइटल है। तो इसी तरीके से आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो जो भी टाइटल है वो तो लिखने यहाँ पे। हाँ, टाइटल लिखना है कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए। आपको टाइटल वो बनाना है जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो भी हम पता करेंगे आगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंदौर, तो ये लोगों का एक सर्चिंग टर्म भी है जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे जाके, और वो मेरा एक टाइटल भी मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप कैसे लिख सकते हो वो आपका है कि भाई आप ऐसा अट्रैक्टिव टाइटल बनाओ कि यूजर उस पर क्लिक करे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। अब टाइटल की जो लेंथ है वो होती है 70 CH, ये इसकी लेंथ होती है। आप ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी आप बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी ही स्पेस होती है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इससे ज्यादा आप लिखोगे तो वो डॉट डॉट लगाना स्टार्ट कर देगा। तो ये फिक्स है 70 CH इंक्लूडिंग कोमा एंड स्पेस। कोमा और स्पेस को भी वो काउंट करेगा। ठीक, इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कौन सा वाला पार्ट होता है? जिसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सा वाला पार्ट होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है इसके अंदर वो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है इसके अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, इसमें अपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हैशटैग, अब मैंने आपको बताया कि जहां जहां भी हैशटैग लगा होता है वो इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू, कि यहाँ पे आपको समथिंग लाइक कुछ आगे लिखना है, इसको रिप्लेस करना है। तो ये मैंने हटाया हैशटैग यहाँ से, और इसकी जगह पे आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि आप किस किस चीज की सर्विस दे रहे हो। ठीक है, अभी हम होम पेज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। होम पेज के हिसाब से आपको क्या करना है, पूरी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें सेट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोमा एसीओ कोमा
SMO, ईमेल मार्केटिंग। ओके, तो ये अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ दिखता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे अब हम डायरेक्ट कीवर्ड लिख रहे हैं तो कस्टमर को थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको थोड़ा सा डेकोर कीजिए, आप उसको अट्रैक्टिव बनाइए ताकि सामने वाले को पढ़ने में उसको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको ऐसा लिख दिया ताकि कोई भी उसको पढ़े गूगल पे जाके तो क्लिक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। ओके, ये वाला सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा जिसको हमने बोला है मेटा डिस्क्रिप्शन। चलिए, ये हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो ये जो चीज हम लिखते हैं, जब हम जैसे जो भी कोड होता है उसके सबसे ऊपर लिखा जाता है, हाँ, मतलब टाइटल के पहले। नहीं ऐसा नहीं है, आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइटल की जगह मैंने यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन कर दिया, उसके नीचे टाइटल कर दिया, तो भी वर्क करेगा वो। HTML में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आप इसको कम ज्यादा भी करोगे तो भी इसको कोई इश्यू नहीं आएगा। मतलब आप समझ रहे हो, उसको स्मॉल या कैप्स में भी लिखोगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि HTML हेड है, फिर बॉडी आती है, तो जो ये जी जो ये आपने बताया है SEO का मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो ये हेड में ही आता है हमारे। हेड में ही रहेगा, बिल्कुल ये सही है, हेड में ही रहेगा। इसको आप बॉडी वगैरह में नहीं कर सकते, ये सिर्फ हेड में ही वर्क करेंगे। जितने भी मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, ये सब हेड में ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप यही गलती कर दोगे तो आपके आगे सब गलती गलती होगी। ओके, तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद है मेटा कीवर्ड्स। देखो अब मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन दो चीजें दोनों एक जैसी दिखती हैं, बट डिफरेंस है। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मेटा कीवर्ड्स नहीं आते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, तो इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ मेटा कीवर्ड्स कहीं नहीं दिखेगा आपको, यहाँ दिखता ही नहीं है वो। ओके, अब नहीं दिख रहा है तो मुझे फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है वी आर द लीडिंग कंपनी वगैरह, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ेगा तो है नहीं उसको। तो मैंने क्या किया, फिर डायरेक्ट जो अपने रूट वर्ड है वो मैं इसमें यूज कर लूंगा। देखिए, तो ये डिस्क्रिप्शन, ये कीवर्ड लगा दिया, इसमें जो कीवर्ड्स थे हमारे वो मैंने डायरेक्टली यूज कर दिए। दूसरा डिफरेंस मैंने इसमें ये बताया था कि गूगल इसको फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर आप मेटा कीवर्ड्स नहीं भी लिखोगे तो गूगल को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे सर्च इंजन है, याहू, बिंग वगैरह, वो आज भी इसको फॉलो करते हैं। तो आप लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हेड का वर्क हो गया। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया टाइटल, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड। ऑथर वगैरह ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, इसमें एसईओ में इतना कोई काम है नहीं इसका। जैसे आपका नाम लिख दो, आपके ओनर का नाम लिख दो, फाउंडर का नाम लिख दो, जो भी है। अगर आपको लगता है जैसे कोई संजय है जिसकी कंपनी है ये, तो आपने संजय लिख दिया। ओके, ऐसा कर सकते हैं। अब एक ये वाला पार्ट दिया हुआ है, देखो छोटी सी चीज है लेकिन काम की है, इसको बोलते हैं हम फेबिकॉन। क्या होता है ये छोटा सा जो आइकॉन आपको दिख रहा है ऊपर, ये देखो लिंक्डइन का आईएन दिख रहा है, जीमेल का एनवलप दिख रहा है, तो ये इसको हम फेबिकॉन बोलते हैं। ये भी वेबसाइट में होना चाहिए। तो वैसे तो डेवलपर लगा के देते हैं, 99% डेवलपर आपको लगा के देगा, बट इन केस कभी डेवलपर नहीं लगाता है तो आप खुद भी लगा लें। कैसे लगाएंगे, इसके लिए टूल यूज करोगे आप, रियल फेविकॉन जनरेटर .net, लिख लेना इसको।
जिसका आपको फेविकन जनरेट करना है, जिस इमेज का, जनरली हम लोग यहाँ पे लोगो लेते हैं अपना, जो भी लोगो होता है उसको आप ले सकते हो, अपलोड करवा लें। जैसे देखिए मैंने ये ले लिया, लास्ट में जाओगे यहाँ से जनरेट कर, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग साइज में इसने दिए हैं आपको कोड, कोई भी एक कोड हम यहाँ से ले लेंगे। अलग अलग साइज है, देखिए 16x16 है, ये 32x32 है, जैसे मैंने इसमें ये वाला ले लिया। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ये आया समझ में? यस सर। तो ये आपका हेड का वर्क डन हो गया। अच्छा अब एक चीज और, ये जो है ये होम पेज का है, ये ध्यान रखना, बट वेबसाइट में कोई एक पेज नहीं होता है, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये होम पेज है। अब जैसे मैं सर्विसेज में गया और यहाँ पे देखो अलग अलग कुछ पेजेस दिख रहे हैं, होटल अकोमोडेशन, पैरेलल अकोमोडेशन, एक्सपीरियंसेस, वेडिंग्स, ये सब क्या पेज ही हैं। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे यूआरएल चेंज कर रहा है, ये देखिए। तो आप तो बस ये मान के चलें कि जितनी बार आपका वेबसाइट का यूआरएल चेंज होगा उतने ही नंबर ऑफ नए पेज बनेंगे, और उतने ही नंबर ऑफ आपके मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड या वो बनेंगे। मतलब आपको हर पेज का इंडिविजुअल टाइटल, इंडिविजुअल मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे देखिए इसका मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल, देखो अब इसका टाइटल ये है, मेटा डिस्क्रिप्शन अलग बनाया है उसने, उस पेज का अलग था, मतलब जो होम पेज था उसका अलग था। देखो ये होम पेज का है और ये वो दूसरे पेज का है, तो उसने क्या किया, दोनों पेज का अलग अलग बनाया। तो ऐसे आपको भी करना पड़ेगा। आपके पास जैसे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप 5 तरह की सर्विस दे रहे हो, तो आपको 5 अलग अलग टाइटल, 5 अलग अलग मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट करने पड़ेंगे। चलिए ये तो हो गया हेड का। अब आते हैं बॉडी। बॉडी में सबसे पहले हेडिंग, सब हेडिंग। हेडिंग सब हेडिंग क्या होती है? अब आपकी वेबसाइट के अंदर आप टेक्स्ट के कुछ साइजेस देखते हो, देखो जैसे कि ये साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, हो सकता है और भी कुछ हो साइज के हिसाब से। देखिए ये ये सब क्या है, हेडिंग सब हेडिंग होता है कि पहले एक बड़ी हेडिंग है, मेजर हेडिंग है, फिर वो सब हेडिंग है, फिर माइनर हेडिंग है। तो इसके लिए HTML में जो यूज करते हैं हम, H1, H2, और ये चलती है आपका अप टू S6, H1, H2, H3, H4, H5, इस तरीके से ये S6 तक होता है।
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइज का। ये साइज सबसे बड़ा होता है, फिर H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, देन सो ऑन। तो हमारा जो काम के हैं इसमें दो हैं, H1 और H2। अब इसमें क्या काम रहेगा आपका कि इनके बीच में जो सर फॉन्ट साइज का वो होता है डिफरेंस। मैटर नहीं करता साइज। हाँ, इसमें साइज अलग अलग रहते हैं, जैसे H का थोड़ा सा बड़ा रहेगा, H1 का, फिर 2 का और छोटा रहेगा, 3 का और छोटा रहेगा, 4 का और छोटा रहेगा। अच्छा इसके अच्छा, लिए हम लोग H1 H2 यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। बट मैंने क्या बोला आपको, हमें क्या यूज है इसका? हमें यूज है कि जहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट में H1 या H2 यूज कर रहे हैं, जैसे मुझे नहीं पता इसने क्या क्या यूज किया है, अटैच द स्माइल एंड ट्रेवल विद अस। अब इसको हमें चेक करना है कि H1 है या H2, तो कैसे करोगे? बताओ आप लोग कैसे चेक करोगे? मैंने सिखाया था आपको चेक करना। व्यू सोर्स, व्यू सोर्स। ओपन सोर्स। इंस्पेक्ट एलिमेंट से। इंस्पेक्ट से किसी पर्टिकुलर चीज का निकालना हो ना तो इंस्पेक्ट से निकालो, इंस्टेंट मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई। माउस रखो उस पर, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। देखो H2 देखिए, ये H2 लगाया है इसने। तो हम क्या करेंगे आगे चल के, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो उसमें अपने कीवर्ड्स लगाएंगे। जैसे आपको होटल्स इन गोवा, तो मैंने यहाँ पे होटल्स इन गोवा लिख दिया, ताकि गूगल यहाँ से कीवर्ड को लेके सर्च इंजन पे विजिबिलिटी बढ़ा दे हमारी। ओके, तो अभी सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूँ, आगे अपने को याद रखना है कि जहाँ जहाँ मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ वहाँ आपको आगे चल के कीवर्ड्स रिप्लेस करवाने हैं। कीवर्ड्स H1 और H2 की वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है H2 की। लेंथ का कोई इश्यू नहीं है इसमें, आप कितनी ही लेंथ में लिख सकते हो। इसके बाद पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम p टैग यूज करते हैं। देखो क्या होता है पैराग्राफ, पता ही है आप लोगों को। ये जो हम लिखते हैं, जैसे ये पूरा पैराग्राफ हो गया, तो इसके अंदर भी हम लोग बीच बीच में कीवर्ड्स लगाएंगे। तो अभी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ओनली कीवर्ड्स। इमेजेस, इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब पेज का। भाई आप ऐसे मान के चलिए, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस ही पूरा इमेज से होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ होम आइडियाज। अब देखो, अब ये मेरा एक ऐसा कीवर्ड है कि जैसे मैं इसको सर्च करूँगा होम आइडियाज, तो यहाँ आप देख रहे हो गूगल में क्या है, फिल्टर लगे होते हैं। इमेज वाइज सर्च करना है, वीडियो वाइज सर्च करना है, न्यूज वाइज सर्च करना है। तो ये जो डिफॉल्ट रिजल्ट आता है इसको वेब सर्चेस बोलते हैं। अब इस टाइप के जो कीवर्ड है, मुझे होम के आइडियाज चाहिए, तो मुझे यहाँ से तो दिखेंगे नहीं, या मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा फिर वेबसाइट पे जाऊंगा, तो इस पे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इमेज पे फिल्टर कर देते हैं। इमेज पे क्लिक करेंगे तो सर्च इंजन सिर्फ और सिर्फ इमेज ही दिखाएगा, या सिर्फ और सिर्फ वीडियोस अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे भी इमेज रैंक करनी चाहिए आपकी, कि दो कंडीशन है। पहला तो इमेज होना चाहिए, अब आपके वेब पेज में इमेज ही नहीं होगी तो गूगल कैसे लाएगा। दूसरा, गूगल सिर्फ कीवर्ड की लैंग्वेज समझता है, आपकी इमेज के अंदर कीवर्ड होना चाहिए। तो आपको इन शॉर्ट अपनी वेबसाइट के अंदर एक इमेज लगानी पड़ेगी और उस इमेज पे कीवर्ड लगाने पड़ेंगे। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इमेज का पता होना चाहिए कि इमेज को लगाने की जो कोडिंग होती है वो क्या होती है, ताकि आप इजीली फाइंड कर सको और उसके अंदर जाके कीवर्ड लगा सको। देखो इमेज का मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके से इमेज लगाई जाती है HTML के अंदर। फर्स्ट, कि इमेज पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका एक URL है, उसके थ्रू आप लगाएं। मैंने यहाँ लिखा इमेज src।
URL। देखो मतलब इमेज क्या हो गया, टैग हो गया, SRC एट्रीब्यूट हो गया, URL उसकी वैल्यू हो गई। मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले भी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो जो भी इमेज आपको यहाँ पे करनी है, लगानी है, उसका URL लेके आ जाओ। अगर वो इंटरनेट पे पहले से अवेलेबल है तो देखो जैसे ये इमेज है तो मैंने डायरेक्टली कॉपी इमेज एड्रेस, उसका URL कॉपी कर लिया और इसको दे दिया, मतलब URL से रिप्लेस करवा दिया उसको। ये देखो ये एक तरीका हो गया। बट जो इमेज पहले से इंटरनेट पे अवेलेबल है उसी को आप रैंक करवाओगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको खुद से पूरा कंटेंट लिखना पड़ता है। ओके, तो अब या तो ये करें कि इस इमेज को डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद उसको क्रॉप वगैरह या जो भी है बहुत सारी एक्टिविटी मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे आप उसको यूनिक बना ले। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसको अपने सिस्टम से अपलोड करवाएं। तो सिस्टम से अपलोड करवाने के लिए जो टेक्निक है हमारे पास वो है टाइप सेकंड टैग, वही यूज करेंगे हम, इमेज एट्रीब्यूट SRC इज इक्वल टू, आपको क्या करना है अपने सिस्टम में एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को रखना है। तो जिस भी फोल्डर के अंदर उस इमेज को रख रहे हैं, फोल्डर नेम, उसका नाम यहाँ दे दें, फिर स्लैश लगाना, उसके बाद इमेज का नेम, जो भी उस इमेज का नाम है, आपने किसी न किसी नाम से तो उसको सेव किया ही होगा, और डॉट एक्सटेंशन, जैसे JPG PNG जिस भी एक्सटेंशन में है वो, तो यहाँ पे आप उसका एक्सटेंशन लिख दोगे इस तरीके से। ठीक, अब इतना पार्ट तो हो सकता है आपका पहले से हो, क्योंकि ये सब चीजें तो बनी हुई आई जाती हैं वेबसाइट के अंदर, इमेज ऑलरेडी लगी हुई होती है, डेवलपर लगा के देते हैं आपको। अगर नहीं लगाया है या आप लगा रहे हो तो आप कर सकते हो उसको, मतलब 1-2% चांस है कि ये वाला काम आपको करना पड़ सकता है कंपनीज वगैरह में। अब हमारा काम क्या है, उस इमेज को रैंक करवाना। तो अब जो इमेज आपको दिख गई कि हाँ भाई ये इमेज है जो मुझे रैंक करवानी है कीवर्ड्स पे, तो आप क्या करेंगे, जहां से ये खत्म हो रहा है उसके बाद स्पेस दोगे, यहाँ लिखोगे ऑल्ट इज इक्वल टू कीवर्ड्स। देखो ये तरीका होता है इमेज में कीवर्ड लगाने का, ये आपका वर्क है, ऑल्ट इज इक्वल टू कीवर्ड। अब जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, होम आइडियाज, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज यहाँ पे आ जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे होम आइडियाज लिख दिया, तो गूगल समझ जाएगा कि आप इस कीवर्ड पे इस इमेज को गूगल पे लाना चाह रहे हो। अभी हम सिर्फ कीवर्ड ही लगा रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि कीवर्ड लगा दिया तो आ ही जाएगी आपकी इमेज, अब ये बहुत टफ होने वाला है आगे चल के। ठीक है, बहुत सारी चीजें और उतरेंगी अभी तो। ठीक है, तो होम आइडियाज मैंने लगाया, तो अब ये कीवर्ड जो है ये इमेज जो है ये इस कीवर्ड पे आना स्टार्ट हो जाएगी। देख लो किसी को कुछ पूछना हो तो। तो जैसे कि ये जो आपने टाइप 2 बताया था, इमेज SRC फोल्डर नेम, तो मतलब सर इसमें ये दिक्कत नहीं होती है कि अपलोड हो जाता है, ये फोल्डर पूरा अपलोड हो जाता है इस पे क्या? जैसे वेबसाइट बन गई उसके बाद इमेज SRC फोल्डर नेम इमेज डॉट एक्सटेंशन, जैसे कि दूसरे लैपटॉप्स पे खोलते हैं तो फोल्डर दिक्कत करता है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? नहीं देखो अभी हम है ना ये इसको लोकल सर्वर बोलते हैं। लोकल सर्वर मतलब कि मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत लगती है। अब होस्टिंग हमें क्यों लगती है, क्योंकि हम पूरा का पूरा डाटा उस पर अपलोड करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगा भी रहा हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने अपने डिवाइस से कोई इमेज यहाँ अपलोड कर दी, तो वो अभी तो दिख जाएगा, लेकिन वो कोड अगर मैं आपको दूंगा तो आप अपने सिस्टम में नहीं देख सकते। रीजन, क्योंकि वो इमेज मेरे पास है, मैंने आपको कोड दिया है, इमेज नहीं दी है, तो या तो आपको वो इमेज भी लेनी पड़ेगी मुझसे। तो यही रीजन होता है कि फिर हम इस कोड को क्या करते हैं, इस इमेज को, डाटा को, कंटेंट को होस्टिंग कर देते हैं, ताकि वो कॉमन हो जाती है फिर सभी के लिए। आगे समझ में? तो जी इसको जी पूरा जी। वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। फिर अगर आप अपने सिस्टम से वो डाटा हटा भी दोगे, भाई जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग किसी को फाइल दे रहे हो, अब उसने सामने वाले ने डाउनलोड कर ली तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके डाउनलोड करने से पहले आपने अगर अपनी गैलरी में से उसको डिलीट कर दिया तो क्या वो डाउनलोड कर पाएगा उसको? नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि आपने अपनी गैलरी से डिलीट कर दिया उस फाइल को।
तो वही चीज मैं आपको समझा, तो इसको हम बोल रहे हैं लोकल सर्वर। यहाँ हम सब सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं, अभी वेबसाइट तो लाइव हुई नहीं है। वेबसाइट लाइव होने के लिए तो क्या करेंगे, फिर कोडिंग को उठा के होस्टिंग पे डालेंगे, अपलोड करेंगे, तब जाके वेबसाइट आपका दिखना स्टार्ट हुआ। ओके जी सर। ठीक है, तो और दूसरी चीज कि आपका जो है वेबसाइट बनी हुई ही आएंगी। कोर के अंदर अपने को इतना नहीं सोचना है कि भाई होस्टिंग कैसे करेंगे ये सब, ठीक, वो मैं आपको सीएमएस में क्लियर करूंगा। अभी तो आप बस ये मान के चलिए कि वेबसाइट आपके पास बनी हुई ही आएंगी 90%। ये आपके पास बनी हुई आ जाएंगी, उसमें कंटेंट भी होगा, उसमें इमेज भी होगी, सब कुछ पहले से होगा। आपको तो बस अपना वर्क करना है जो एसईओ वाला है। ओके, और समझते हैं इसमें। एक चीज और, एंकर टैग, ये भी काम का है हमारे। देखो एंकर टैग क्या होते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पे हो, अब आपने देखा आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो। जैसे अभी मैं अबाउट अस पे इस पे हूँ, होम पेज पे। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है अबाउट अस। अबाउट अस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो मैं उस पेज पे चले गया, मतलब मेरी यूआरएल चेंज हो गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडायरेक्शन प्रोसेस, एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना। और ये जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं एंकर टैग। ठीक है, और जो आप टेक्स्ट के पीछे लिंक दे रहे हो, कि आपको भाई एक टेक्स्ट दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर रहे हो तो वो दूसरी लिंक पे जा रहा है, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो जो टेक्स्ट आपको विजिबल हो रहा है उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ये कैसे होता है टेक्निकली, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसको करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको कौन सा टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, अबाउट अस। तो इन्होंने क्या किया, एंकर टैग लगाया होगा और उसके बीच में लिख दिया होगा अबाउट अस, जो आपको दिख रहा है। ये देखो, अब आप अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हो तो कौन सी यूआरएल पे आ रहे हो, ये वाली यूआरएल पे। तो उसने क्या की होगी, ये वाली यूआरएल, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया होगा उसने, href इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से। ये है पूरी टेक्निक उसकी। आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, एंकर टैग लगाया, href इज इक्वल टू अबाउट अस का पेज, और बीच में उसने अबाउट अस लिख दिया। इसको बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम हाइपर लिंक प्रोसेस। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है। अब हमारा क्या काम है इसका, हमारा काम यह है कि जो एंकर टेक्स्ट होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है एंकर टेक्स्ट अबाउट अस, इसकी जगह अगर आप कीवर्ड लिखोगे तो आपकी सर्चिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब चाहो तो आप रन करके भी देख सकते हो कि भाई जितना कोड हमने रन किया है, तो मतलब लिखा है, उसको रन कर ले, तो ऊपर देखो रन का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्टली ये रन करके बता देगा आपको। ये अब आप देख रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बोला था आपको मेटा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे कहीं नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली गूगल पे जाके दिखेगा, और मेटा कीवर्ड्स तो वहां भी नहीं दिखेगा। ओके, तो या तो कोडिंग में जाके आप देख सकते हो मेटा डिस्क्रिप्शन, या फिर गूगल पे दिखेगा डायरेक्ट। इमेज हमने लगाई थी, वो इमेज दिख गई। एंकर टैग हमने बनाया, एंकर टैग हो गया, देखो क्लिकेबल हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब बस इतना ही कोड आपके काम का है, इससे ज्यादा आपको HTML नहीं करने की जरूरत है। अब फिर भी आपको अच्छी लग रही हो तो मैंने आपको बता दिया, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है जितना मैंने बता दिया। तो आप W3 स्कूल्स पे जाएं, ट्यूटोरियल्स पे जाएं, लर्न HTML पे जाएं, और यहाँ पे पूरे सेशन आपको मिल जाएंगे, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये कोर के लिए मैंने आपको बताया कि इनकेस अगर कोर में आ जाती है वेबसाइट तो फिर हमें क्या करना होगा। ओके, CMS में है तो कोई इश्यू नहीं है। आपने टाइटल में 70 कैरेक्टर लिखा हुआ है, वो लिखना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया, आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। आपको जो भी लिखना होता है अपने टैग के स्टार्ट होना और टैग के एंड होने के बीच में होता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता।
क्लियर हुआ? Yes. हाँ, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल से मैं ऑफिस से लूंगा। अभी मैं इंदौर में ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा कल से हमारा, तो कल से मैं ऑफिस से लूंगा, आपका रहेगा ऑनलाइन ही। तो टाइमिंग अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? क्योंकि कल से इंदौर खुल रहा है, तो अब कल से ऑफिस जाएंगे हम लोग, तो ऑफिस से ही पूरी सेशन चलेंगे। डिवाइस चेंज हो सकता है, आईडी चेंज हो सकती है आपकी जूम की, जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके हेलो। सर। क्या बोल रहे हो? Okay. तो सर ऑफलाइन चालू हो रहा है क्या? हाँ, कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से हो गया ना, अनलॉक हो गया इंदौर कल से। सर बट ऑनलाइन भी रहेगी ना क्लास? हाँ, मतलब मैं ऑफिस से लूंगा, आप लोग को जैसे आना है, आपको वहां के लेना है तो वहां के तो अभी नहीं होगा, हो सकता है अभी मेरे को भी 2-3 दिन लग जाए वहां स्टार्ट करने में, बट आपको जो चल रहा है वो चलने दो जब तक, है ना? हाँ, बस ये है कि मैं डिवाइस चेंज कर सकता हूँ, आईडी चेंज कर सकता हूँ और टाइम चेंज कर सकता हूँ आपका। ओके। ओके। तो जब तक मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, अपने को फ्री नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, एक क्लाइंट है जो ऑनलाइन व्हील चेयर का बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का नाम है ऑनलाइन व्हील चेयर। ये इसके लिए आपको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, एंकर टैग, जो भी मैंने किया, जैसे ये मैंने किया है वैसा की वैसा ही आपको बनाना है, एज इट इज। आपको उसका फोटो क्लिक करना है तो कर लो, ऐसे कैसे आप इसमें बनाइएगा, ठीक। हम उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, या जो हेड सेक्शन में किया, ये प्रॉपर आना चाहिए आपको बनाना। तो ऐसे 2-3 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर लास्ट में लाइव करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। सर ये आपको कैसे सेंड करना है? नोट फाइल में सेंड कर दो, नोटपैड पे। ओके, मेल आईडी पर या हाँ, व्हाट्सएप पर? नहीं नहीं, मेल आईडी पे करो ताकि मैं ओपन ओ- करके यहाँ दिखा सकूँ। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड डे। हेलो सर। रिकॉर्डिंग आ गई है वीडियो की, आप लोग चाहो तो रिकॉर्डिंग में भी देख लेना बाद में। हेलो हेलो सर, जी। मेरी वॉइस आ रही? हाँ, आ रही है ना, बोलिए। सर एट्रीब्यूट क्या होता है? क्या चीज? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट्स, ओके। देखो, राइट। टैग और एट्रीब्यूट्स दो चीजें होती हैं इसमें। टैग वो होते हैं जो टास्क करवाते हैं, और एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो उस टास्क को करते हैं। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जैसे कोई बॉडी है अपने पास, तो जो ब्रैकेट के बीच में होते हैं वो हमारे टैग होते हैं, या फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट से जो क्लोज होता है फर्स्ट ब्रैकेट से, ठीक है? तो टैग, जैसे अब बॉडी बनाना है वेबसाइट का, बॉडी मतलब क्या हो गया, वेबसाइट का अपीयरेंस, कि वेबसाइट कैसी दिखेगी। अब आपने बोला कि उसका जो कलर है वो ब्लू कलर में होना चाहिए या ब्लैक कलर में होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, ठीक, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बीच में लिख दिया मैंने ब्लैक। तो बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, क्योंकि बॉडी है। अब उसने बोला कि मुझे बॉडी चाहिए, लेकिन बॉडी का ओके। कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो उसने स्पेस देख के बैकग्राउंड लिख दिया। तो आप तो बस ये ध्यान रखें कि जो ब्रैकेट से क्लोज होता है वो हमेशा टैग होता है, और जो टैग के साथ स्पेस दे के आता है वो हमेशा एट्रीब्यूट होता है। एक टैग के अंदर कितने ही एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। टैग के अंदर टैग कभी वर्क नहीं करता, टैग के अंदर एट्रीब्यूट वर्क करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो उनके गुण हो गए, वो मतलब उनकी वैल्यू हो गई कि वो उनको क्या टास्क करना है। ओके, ओके ओके सर, गुड डे। थैंक यू। Thank you, sir.